आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ घटना चक्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित हैं, जो कि सभी बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि TGT, PGT, GDCL, GIC, LT ग्रेड, नेट, GRF। तो आज हमारा विषय क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ देखिए पहला क्या है टॉपिक, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आइए इसका हम पहला MCQ करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रिएम्बल में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। संविधान के किस भाग से इस लक्ष्य की पूर्ति होती है? तो समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है किसमें? भारतीय के संविधान की प्रस्तावना में, यानी प्रिएम्बल में। तो भारतीय गणतंत्र जो है के विशेषणों में ये समाजवाद शब्द का जो प्रयोग किया गया है, तो संविधान के किस भाग या पार्ट में उस लक्ष्य की पूर्ति होती है? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है A और B दोनों, और चौथा है कहीं नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बच्चों C, A और B दोनों। मूल अधिकार तथा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, A और B दोनों में जो है समाजवाद शब्द का भाग की इस लक्ष्य की पूर्ति होती है। आइए चलिए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या हम इसलिए देखते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए और प्रश्न आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए, साथ ही साथ कुछ और प्रश्नों का संग्रह आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं। नीति निदेशक तत्वों में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। तो जो आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें ऐसे उद्देश्य और लक्ष्य मीन्स गोल्स है जिनका पालन करना, उस चीज का को मानना राज्य का, एक स्टेट का क्या है, कर्तव्य है। और संविधान की उद्देशिका में परिकल्पित समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों से होती है। और यह आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकार को लागू करने का प्रयास करे। तो ये जो आपका समाजवादी समाज है, तो इसकी लक्ष्य की पूर्ति किससे? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से होती है। और यह तभी इसको प्राप्त की जा सकती है समाजवादी समाज जब तक जो है सरकार जो है नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकार को लागू करने का क्या करे? प्रयास करे। तो चलिए आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राज्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है राज्य किसी व्यक्ति की विधि की समाज समता नहीं नकारेगा। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और उसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय होगा। और चौथा ऑप्शन है राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। और यह प्रश्न आपका TGT परीक्षा में भी पूछा गया है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा 2004 में, वो भी। तो आपको बताना है राज्य का नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन चारों ऑप्शन में से कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है D। क्या आंसर है D? राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। ये आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, जबकि राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समय समानता नहीं निकालेगा। और ये तीनों ऑप्शन जो है आपका गलत है और D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान के किसमें भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस भाग में अनुच्छेद 48 का जोड़कर पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा को राज्य का नीति निर्देशक तत्व बना दिया गया। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा कि जो आपका डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी है, जो आपका नीति निर्देशक तत्व है बच्चों, वो आपका किस भाग में आता है, किस पार्ट में आता है? तो बताइएगा। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा भाग। तो आपका जो नीति निर्देशक तत्व है, पहली बात वो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि किस भाग में आता है, तो आप बताइएगा।
भाग 4 में आता है। आपका नीति निदेशक तत्व किस में आता है? भाग 4 में आता है। फिर आपका जो है नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक विस्तृत है, यह भी पूछा जा सकता है। तो यह आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो अब बताइएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है आपका राज्य का नीति निदेशक तत्व। फिर जो है क्या होता है कि आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, जिसके द्वारा इस भाग में एक चीज़ जोड़ी जाती है, अनुच्छेद 48 का। क्या जोड़ा जाता है? अनुच्छेद 48 का जोड़ा जाता है इस, और अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत आपको क्या आता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा को राज्य का क्या नीति निदेशक तत्व बना दिया गया। तो एक प्रश्न और बनेगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 48 का को जोड़ा गया। तो आप बताइएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। और यह भी उल्टा प्रश्न बना के पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में किस अनुच्छेद को जोड़ा गया। तो आप बताइएगा, अनुच्छेद 48 का को जोड़ा गया। और फिर तीसरा प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत क्या आता है। तो आप बताइएगा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा को क्या बना दिया गया? राज्य का नीति निदेशक तत्व बना दिया गया है। चलिए आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा है। तो क्या होता है, जो आपके मूल अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और नीति निर्देशक तत्व जो आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, तो कभी कभी दोनों के बीच विवाद हो जाता है। तो विवाद का पहला मामला कौन सा था, वह आपको बताना है। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, दूसरा है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, तीसरा है सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य, और चौथा है बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना है कि पहला मामला कौन सा था, पहला विवाद कब हुआ, कब हुआ मूल अधिकार और जो है नीति निर्देशक तत्व के बीच। और तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, यही आपका पहला विवाद है जो कि क्या हुआ था, मूल अधिकार और जो है आपका नीति निर्देशक तत्व के बीच हुआ। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। निदेशक तत्व एवं मूल अधिकार को लेकर पहला विवाद चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 के मामले में उपस्थित हुआ। यह विवाद अनुच्छेद 37 को लेकर उत्पन्न हुआ, जिसमें कहा गया है कि निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनशील नहीं होंगे, किंतु फिर भी कोई विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस विवाद में न्यायालय ने मूल अधिकारों को वरीयता दिया। इसमें कहा गया है कि निदेशक तत्व एवं मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक के रूप में होंगे, लेकिन इनके बीच कोई टकराव उत्पन्न होने पर मूल अधिकार प्रभावी होंगे। इसके प्रति उत्तर में संसद ने पहला 1951, चौथा 1955 एवं 17वां संशोधन अधिनियम 1964 पारित किया। इसके माध्यम से कुछ निदेशक तत्वों को लागू किया गया। तो आइए मैं बताती हूँ आपको एक बार फिर से। पहला विवाद आपका निदेशक तत्व और मूल अधिकार के बीच क्या है, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। और यह कब हुआ, यह भी पूछा जाता है। तो 1951 में हुआ। और यह विवाद, और एक प्रश्न और बन सकता है कि ये जो विवाद हुआ यह किस अनुच्छेद को लेकर हुआ। तो आप बताइएगा, अनुच्छेद 37 को लेकर हुआ। और यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि अनुच्छेद 37 के अंतर्गत क्या आता है आपका। तो आप बताइएगा, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनशील नहीं होंगे। तो इसमें कहा गया कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होंगी, अगर कोई न्यायालय द्वारा इसमें जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, किंतु फिर भी कोई विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। इस विवाद में यही विवाद था अनुच्छेद 37 को लेकर कि कोई भी अगर पॉलिसी बनती है, तो स्टेट पॉलिसी बनती है, तो उसमें न्यायालय द्वारा कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो फिर इसी को लेकर विवाद हुआ और न्यायालय ने क्या दिया, मूल अधिकारों, आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या दी, वरीयता दिया निदेशक तत्व और जो है मूल अधिकारों के बीच। इसमें कहा गया कि निदेशक तत्व एवं मूल अधिकार एक दूसरे के क्या है, पूरक के रूप में रहेंगे, लेकिन इनके बीच अगर कोई टकराव उत्पन्न होता है तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, वो क्या होगा, प्रभावी होगा। तो इसी के चक्कर में उत्तर में संसद ने पहला 1951 में, फिर चौथा 1955 में एवं 17वां संशोधन अधिनियम 1964 पारित किया। इनके माध्यम से कुछ निदेशक तत्वों को क्या किया गया, लागू किया गया। चलिए आइए हम अपने चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे प्रश्न समझ में आए होंगे और मेरा एक्सप्लेनेशन भी।
चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो आप प्रश्न को पूरा पढ़े। इसमें पूछा है कि कौन सा जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, उस पर टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन है आपका पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। दूसरा है आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार। तीसरा है अछूत प्रथा की समाप्ति। चौथा है कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है सी, अछूत प्रथा की समाप्ति। या आपका जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व में नहीं आता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। जबकि आपका पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार एवं कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं, यह सभी आपकी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी हुई। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अप्रियश्यता का अंत यानी समता के अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत वर्णित है, जबकि बाकी अन्य विकल्प नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो अगर यहाँ एक प्रश्न और पूछ सकता है कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या आता है, तो बताइएगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत यानी समता के अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत जो वर्णित है, यानी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत होता है। और जो बाकी विकल्प है वो क्या है, नीति निदेशक तत्व में क्या है आपके शामिल है। जबकि जो है ये आपका अछूत प्रथा की समाप्ति या भी आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व में नहीं आता है। यहाँ देखिए हमारा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। वही प्रश्न फिर से पूछा है, पर यहाँ ऑप्शंस दूसरे हैं। बताना है कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। दूसरा है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। तीसरा है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। और चौथा है वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा। और यह आपका टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो चारों में से आपका करेक्ट आंसर है ए, धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। या आपका राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? बाकी ये 3 ऑप्शन बाकी के समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी और तीसरा वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा, या तीनों आपका जो है आता है क्या राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है, या तीनों आपके। चलिए आइए हम अपनी व्याख्या को देख लेते हैं। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद जो है 25 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, जबकि अन्य सभी प्रावधान नीति निदेशक तत्वों के अंग हैं। तो मैंने आपको बताया बाकी के 3 आपके जो है नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये जो धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, यह आपका अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो बताइएगा। धर्म को मानने, आचरण तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, और यह आपका क्या है एक तरह का मौलिक अधिकार है, आपका एक फंडामेंटल राइट भी है। आइए चलिए हम अपने 16वें छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक तत्वों का उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि जो आपका हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें राजनीति के निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रवादी राज्य की स्थापना करना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना। तीसरा है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और चौथा है अध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना। और यह आपका टीजीटी परीक्षा में पूछा गया। आपको बताना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भारतीय संविधान में जो है उनका उद्देश्य आखिर है क्या, उनका एम क्या है। तो उनका एम है बच्चों सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह क्या भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक तत्वों का क्या है उद्देश्य है। आइए चलिए हम अपने देखते हैं व्याख्या को, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का सबसे प्रमुख एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य कोई भी कानून बनाते समय इन तत्वों को ध्यान रखेगा। ये तत्व आधुनिक लोकतंत्र के साकार रूप हैं। इनमें क्या है, समाजवादी गांधीवादी विचारों तथा आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र को स्थान दिया गया है। न्यायमूर्ति छागला के अनुसार यदि इन तत्वों को पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। तो इसमें बताया गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो राज्य अगर कोई भी कानून बनाता है, लॉ बनाता है, तो उस कानून को बनाते समय कुछ तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है। और यह आधुनिक लोकतंत्र के साकार क्या है रूप भी है, जैसे कि आपके समाजवादी गांधीवादी विचार तथा
आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र को क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। इन सभी का पालन करते हुए राज्य क्या कानून बनाए, तो जो है इन तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है राज्य को। और न्यायमूर्ति जो छागला थे उनके अनुसार उन्होंने कहा कि यदि इन तत्वों का पूरी तरीके से पालन किया जाए तो हमारा देश क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगे। यह क्या था, न्यायमूर्ति छागला के अनुसार। आइए चलिए कुछ और लोगों के अनुसार देख लेते हैं। एल.एम. सिंघवी के अनुसार क्या था कि निदेशक तत्व संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्थाएं हैं। उनके हिसाब से, एल.एम. सिंघवी के हिसाब से जो आपके निदेशक तत्व हैं वो क्या है, संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्थाएं हैं। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार क्या, देखिए यह इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये तत्व भारतीय राज्य व्यवस्था के आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। और फिर यहाँ देखिए ऑस्टिन के अनुसार भी दिया गया है कि निदेशक तत्व जो आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यह सभी सामाजिक क्रांति की क्या है, दस्तावेज हैं। कैसे हैं, यह सभी आपकी सामाजिक क्रांति के दस्तावेज हैं। कैसे, सामाजिक क्रांति के। तो ये सभी मैंने आपको सबके अनुसार बता दिया है। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किसके लिए है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह नीति निदेशक तत्व किसके लिए, आपको वो बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है भारतीय नागरिकों के लिए, दूसरा है उच्च न्यायालय के लिए, तीसरा राष्ट्रपति के लिए और चौथा है सरकार के लिए। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है बच्चों डी, सरकार के लिए। ये जो नीति निदेशक तत्व हैं या क्या आपकी सरकार के लिए, नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन्हीं पर आपकी सरकार जो है कानून बनाती है ना। तो यह नीति निदेशक तत्व क्या आपकी सरकार के लिए है। और यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी हुई है, इसको देख लेते हैं। निदेशक तत्व सरकार के लिए सकारात्मक क्या है, निर्देश है, यानी इंस्ट्रक्शन है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन है। इनके माध्यम से राज्यों को जनहितकारी कार्य एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश प्राप्त होता है। हालांकि इसके लिए राज्य के ऊपर कोई कानूनी बंधन नहीं है। इसके विपरीत मौलिक अधिकार राज्य को नकारात्मक निर्देश देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 13 में वर्णित है कि राज्य मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती। ऐसा करने पर न्यायालय उसकी जांच करेगा। तो यहाँ पर जो आपका निदेशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह जो है सरकार के लिए है आपके। और यह सरकार के लिए कैसा है, सकारात्मक निर्देश है, जिसके तहत इसके माध्यम से जनहितकारी एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना का क्या निर्देश प्राप्त होता है। और इसके लिए राज्य के ऊपर कोई कानूनी बंधन नहीं है कि उनको ऐसा करना ही है। ये उनके ऊपर है कि वह इसका निर्देशन का पालन करते हैं कि नहीं। लेकिन एक और चीज़ है जिसमें मौलिक अधिकार जो है आपका फंडामेंटल राइट्स, वह जो है सरकार को नकारात्मक निर्देश देता है, राज्य को नकारात्मक निर्देश देता है, जैसे कि अनुच्छेद 13 में आपके वर्णित है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या आता है, तो बताइएगा। अगर राज्य कोई मौलिक अधिकार यानी आपके फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने वाला कोई भी कानून लाती है तो वह ऐसा कानून नहीं बना सकती। और ऐसा करने पर न्यायालय जो आपका कोर्ट है उसकी क्या करेगा, जांच करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। तो आइए हम अपने 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न क्या है कि यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है। तो यदि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत है, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका क्रियान्वयन ही नहीं करती है तो उसका पालन करवाने के लिए उसको बाध्य कौन कर सकता है, वह आपको बताना है। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है मतदाता, तीसरा है संसद और चौथा है विपक्ष। और ये आपका टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है बी, मतदाता जो है उसका पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की क्या भाग 4 में वर्णित नीति निदेशक तत्व सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़े होने के कारण इनका सीधा संबंध राज्य के मतदाताओं या जनता से है। यदि राज्य सरकार इन सिद्धांतों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं करती है तो चुनाव में जनता ऐसी सरकार को पराजित कर सकती है। इस प्रकार मतदाता ही इसे लागू कराने के लिए बाध्य कर सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि यदि कोई सरकार इसकी उपेक्षा करती है तब इसे निश्चित ही मतदानों के समय उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो यहाँ कहा गया है कि यदि जो है
भाग 4 के अंतर्गत आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, नीति निर्देशक तत्व, जिसे अंतर्गत जो है राज्य को जो है सारे अपनी जो है उसका पालन करते हुए, निर्देशों का पालन करते हुए अगर इन सिद्धांतों का सही से क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं करती है तो सरकार बनाने वाली आपकी कौन है? जनता है। अगर जनता ही जो है उन सरकार को फिर आगे चलकर वोट ना दे, मतदान ना करे, तो ऐसे में तो वह सरकार हार जाएगी। तो इसलिए जनता ही जो है क्रियान्वयन कराने के लिए क्या कर सकती है? बाध्य कर सकती है। जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी आपके कहा था कि यदि कोई सरकार उसकी उपेक्षा करती है तो उसे तब निश्चित ही मतदाताओं के सामने क्या होगा? उत्तरदायी होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आइए चलिए हम अपने 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? यह कथन किसका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान किसके? बैंक सुविधा पर निर्भर करता है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है A.K. अय्यर, दूसरा हृदयनाथ कुंजरू, तीसरा है H.V. कामत और चौथा है KT शाह। तो इन चारों में से बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या है? D, KT शाह। डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक बताया है उन्होंने जिसका भुगतान जो है बैंक की सुविधा पर क्या करता है? निर्भर करता है। और यह आपका PGT परीक्षा और GIC परीक्षा में भी पूछा गया है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे राज्य के सामर्थ्य और सुविधा पर छोड़ दिया गया है कि वह जब चाहे जैसे चाहे इसे क्रियान्वित कर सकते हैं। इसी संदर्भ में KT शाह ने इसे एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर है, अर्थात यदि बैंक के पास पैसा होगा तो वह भुगतान करेगा, अन्यथा मना कर देगा। इसका अर्थ हुआ कि यदि राज्य सरकार के पास व्यवस्था रहेगी तो वह इसे लागू करेगी, अन्यथा ठंडे बस्ते में डाल देगी। कि TT कृष्णाचारी ने इन्हें भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर कहा। भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर। KC वियर ने इन्हें लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र और सर आइवर जेनिंग्स ने सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। तो इसमें कहा है कि जो आपका नीति निर्देशक तत्व है, न्यायालय द्वारा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह जो है राज्य के जो सामर्थ्य है, कैपेसिटी है या फिर उसकी सुविधा पर क्या कर दिया गया है? छोड़ दिया गया है कि वह जब चाहे जैसे चाहे क्रियान्वित करे, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो इसी संदर्भ में आपके KT शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर सरकार के पास व्यवस्था हुई, सुविधा हुई, तो वह जो है इसे लागू करेगा, अगर जो है नहीं हुई तो उसे क्या जो है ठंडे बस्ते में डाल देगी। और जो है इसी को लेकर TT कृष्णाचारी ने, यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि TT यह किसके कथन है कि भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, तो बताइएगा TT कृष्णाचारी ने कहा। और KC वियर ने क्या कहा? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का क्या है? घोषणा पत्र। और जो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है वह कहा है सिडनी वेब और जो ब्रिटिश वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में क्या है? प्रवेश कर गए हैं। तो यह कौन का है? सर आइवर जेनिंग्स ने। आइए चलिए हम अपने 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पे की इच्छा पर है। यह कथन किसका? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है, मतलब यह प्रश्न फिर से आया है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर इम्पोर्टेंट है तो यह प्रश्न कई तरह से कई बार घुमा के पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिए यह इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है, KT शाह। KT शाह बिल्कुल करेक्ट आंसर। इन्होंने ये कहा था कि जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है बैंक की क्या है? इच्छा पर है। उसी तरह सरकार का भी, अर्थात सरकार के पास अगर सुविधा या व्यवस्था हुई तो जो है वह इसे लागू करेगी, नहीं तो जो है उसको ठंडे बस्ते में क्या कर देगी? डाल देगी। आइए चलिए हम अपना 11वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है। यह कथन किसका है? वही प्रश्न दोबारा से पूछा गया है, उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से तीसरी बार पूछा जा रहा है। और यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नेहरू, दूसरा है BN राव, तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा है प्रो KT शाह। और यह कई बार आपके जो है PGT TGT परीक्षा में पूछा गया है, और मतलब यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। और इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को पता है, प्रोफेसर KT शाह ने ऐसा कहा था।
यहाँ देखिए हमारा 12वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो आपको बताना है कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो बनाए गए हैं, तो किस देश का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जापान, दूसरा आयरलैंड, तीसरा है फ्रांस और चौथा है रूस। और यह आपका टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपको सभी को पता होगा। स्रोत मैंने अभी आपको एक वीडियो में स्रोत संविधान के सारे स्रोतों के बारे में बताया है। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से आपके लिए गए हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान के जो है राजनीतिक सिद्धांतों को बनाने में सबसे बड़ा प्रभाव आयरलैंड का रहा है। और वो संविधान के स्रोत वाली वीडियो आप लोग मेरी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किया है। भारतीय संविधान का यह उपबंध आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि पहली बात कि जो है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में आते हैं। तो बताइएगा भाग 4 में आते हैं। और अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बीच है, तो यहाँ से दूसरा प्रश्न बन सकता है। तो बताइएगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आते हैं। और फिर आपसे पूछे कि जो है यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है किस देश से लिया गया है, तो बताइएगा यह आपका जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए हम अपने 13वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में क्या सत्य है, आपको वो बताना है। क्या सत्य है यानी क्या राइट है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है यह न्याय योग्य नहीं है, दूसरा है ये न्याय योग्य है, और तीसरा है दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए, यह न्याय योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को परिवर्तन नहीं किया, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है न्यायालयों के द्वारा। यह हम सभी लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है। लेकिन अगर कोई विवाद होता है और मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व के बीच में, तो न्यायालय ने कहा था कि मूल अधिकारों को क्या दिया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व के ऊपर। आइए यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी गई है, उसको देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निदेशक तत्वों के विषय में इसी भाग में अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि अर्थविष्ट उपबंध नीति निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनशील नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकृत तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का क्या है, कर्तव्य है। तो यहाँ देखिए भाग 4 में आपका जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं। और यहाँ एक से एक प्रश्न और बन सकता है कि अनुच्छेद 37 के अंतर्गत क्या आता है। तो आपका इसी विषय में अनुच्छेद 37 के अंतर्गत कहा गया है कि अंतर्विष्ट उपबंध यानी नीति निदेशक तत्व जो है आपके किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनशील नहीं होंगे। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। किंतु फिर भी अधिकृत तत्व देश का शासन में क्या है, मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का क्या है, कर्तव्य है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सभी चीज़ों का क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पालन करेंगे। आइए चलिए हम अपने 14वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। तो अभी मैंने आपको ऊपर कई बार बताया कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किस भाग में है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है चौथे और चौथा है अंतिम। और यह आपका टीजीटी परीक्षा में भी कई बार पूछा जा चुका है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि ये चौथे भाग में है, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो भाग 4 में पाए जाते हैं। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, 36 से लेकर 51 तक आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं। और ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के, तो बताइएगा आयरलैंड से लिए गए हैं। यहाँ देखिए हमारा 15वां प्रश्न कुछ अलग तरीके का है, उसको देख लेते हैं। पूछ रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची पहले में देखिए विचारक दिए गए हैं और सूची दूसरे में नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर विचार दिया गया है। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इसमें कई सवाल भी जो है बन सकते हैं। पहले विचारक कौन है, पन्निक्कर, दूसरे अंबेडकर, तीसरे BN राव और चौथे हैं जेनिंग्स। फिर आपके यहाँ उनके विचार दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर। पहला है पूर्ण आकांक्षा, दूसरा है नैतिक उपदेश, तीसरा है आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद और चौथा है आर्थिक लोकतंत्र। तो यहाँ पर आपको सूची दिए गए हैं और यहाँ आपको 4 ऑप्शन कूट दिए गए हैं। और यह पीजीटी परीक्षा में 2005 में आपसे पूछा गया है। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही मिलान करना है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
ये जो पनिक्कर का विचार था आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, ठीक है। और दूसरा क्या है, अंबेडकर का क्या, आर्थिक लोकतंत्र। और BN राव का क्या था, सेकंड नैतिक उपदेश। और जेनिंग्स का क्या था, पूर्ण आकांक्षा। यह बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछे पनिक्कर के क्या जो है विचार थे नीति निर्देशक तत्व को लेकर, तो आप बताइएगा आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद या पनिक्कर के क्या थे, विचार थे। अंबेडकर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके आर्थिक लोकतंत्र, उनका क्या था, विचार था। और BN राव का क्या था, BN राव का नैतिक उपदेश थे। और जेनिंग्स का पूर्ण आकांक्षा था। तो यहाँ पर आपका यह प्रश्न समाप्त होता है। यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर दिया गया है, ये आपके विचारक हैं। यहाँ पर आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रति क्या दिए गए हैं, विचार दिए गए हैं। तो पनिक्कर का देखिए विचार क्या है कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, यह इनका विचार था। अंबेडकर का आर्थिक लोकतंत्र। और BN राव क्या था, नैतिक उपदेश। और तीसरा जेनिंग्स का पूर्ण आकांक्षा, यह इन सभी के क्या थे, जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर विचार थे। यहाँ देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, उनको देख लेते हैं। पहला है कि इनका उद्देश्य सामाजिक क्रांति की क्या है, प्राप्ति है। तो यह किसने कहा, ऑस्टिन ने कहा है। तो यह याद रखिएगा, ऑस्टिन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, सामाजिक क्रांति की प्राप्ति है। फिर दूसरा एक ऐसा चेक जिसे बैंक सुविधा अनुसार बुनाएगा, या आपको मैंने कई बार ऊपर प्रश्नों में बताया, या किसका कथन है, KT शाह का। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार कि अगर व्यवस्था और सुविधा रहेगी तो वह इसका पालन करेगी, अगर नहीं रहेगी तो वह उसको ठंडे बस्ते में डाल देगी। और नैतिक आर्थिक सिद्धांत जो कानून की शक्ति से ही है, हीन है, या GN जोशी ने कहा है कि नैतिक आर्थिक सिद्धांत जो कानून की शक्ति से क्या है, हीन है। आइए चलिए हम अपने 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है समान नागरिक संहिता से, दूसरा है पंचायती राज से, तीसरा है फैक्ट्री के प्रबंधन में मजदूरों की साझेदारी से, और चौथा है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता से। और यह आपका GIC परीक्षा में भी पूछा गया, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से क्या है, संबंधित है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो अनुच्छेद आपका 44 है, आर्टिकल 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करने का क्या किया गया है, निर्देश दिया गया है। तो यहाँ से पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत क्या आता है। इसमें आता है कि जो आपका स्टेट है, राज्य द्वारा भारत के समस्त, यानी जो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में जितने भी नागरिक आते हैं उनको एक समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड प्राप्त करने का क्या प्रयास करने का निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपके सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपने अच्छे से सारे प्रश्नों को समझा होगा। बाकी के प्रश्न मैं आपको कल कराऊंगी, और अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।